Assalamu alaikum students. This is Mohammad Waleed Khan, your physics course instructor. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। एज जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम मोहम्मद वलीद है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लेक्चरर हूँ। और मैं अपनी सर्विसेज कराची के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर देता हूँ। और कुछ मैं अपनी नॉलेज और जो अपनी सर्विसेज हैं, अपने जो एकेडमी है हमारे वकार साहब की, तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, सर अंजाम दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा टॉपिक है, हमारी सेकेंड ईयर फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। एंड हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है इसकी तकरीबन चार लॉज होते हैं। एक जीरोथ लॉ, एक फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल के अंदर से तीन लॉज काम के हैं। एक जीरोथ लॉ, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। ठीक है। अच्छा, एज आई एम 110% श्योर कि तमाम स्टूडेंट्स ने थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया होगा, आपको ऑलरेडी मालूम होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मामला तो आपको पता होंगे। हम यहाँ पे जो डिस्कस करने लगे हैं वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या पर्पस है, कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस लॉ। देखिए, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि जो साइंटिस्ट हैं उनको कोई ना कोई रीजंस की वजह से उस काम को आगे फॉरवर्ड करना होता है, या ये समझ लें कि उनको अपनी नेक्स्ट एक एक्सप्लेनेशन देनी होती है लॉ के जरिए। अगर उनके कुछ लॉज के अंदर कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं या कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो फिर अपना एक नेक्स्ट लॉ पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि आइंस्टाइन की दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। एक आपके पास है स्पेशल थ्योरी, देन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कुछ ड्रॉबैक्स थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जिसके वजह से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके अगले 10 साल बाद उसने पब्लिश की। ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो वो हम लोग समझते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्यों पड़ी। तो इससे आपको खुद पता चल जाएगा कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स या व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द फर्स्ट लॉ। ठीक है। सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट लॉ के अंदर हमें ये मालूम नहीं होता था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, ये हमें मालूम हुआ कहाँ? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि हमारे पास प्रोसेस की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। ओके। तो आपको ये वाली बात पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आगे जाकर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हीट की मूवमेंट या हीट की ट्रांजिशन, हीट एनर्जी की ट्रांजिशन हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ या कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ थर्मल एनर्जी की ट्रांजिशन हो सकती है कोई ना कोई कंडीशन देकर। ठीक है। तो ये सब की सब चीजें हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पता चली, बल्कि हमें पता चली किसमें? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें ये पता चला कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ हीट एनर्जी। ओके। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, जो हमें इसका एडवांटेज नजर आया सेकेंड लॉ का, जो कि हमें फर्स्ट लॉ में नहीं मिला, दैट इज द एंट्रोपी। ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, क्यों होती है, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है। ओके। ऑलराइट। तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये वाली बात बताना चाहूँ जो कि अभी लेक्चर ले रहे हैं, कि जो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर हम लोग हीट एनर्जी की ट्रांजिशन पढ़ते हैं फ्रॉम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, जो कि आपके पास एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, अगर हम कोई दूसरी कंडीशन दें तो फिर आपके पास कोल्ड से हॉट की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसमें हमें वर्क डन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों चीजें अब तक हमने डिस्कस की। एंट्रोपी आपके पास एक डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम कहलाती है, लेकिन वो हमारा अगला टॉपिक है, उसके अंदर हम समझेंगे। अभी हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेकंड लॉ, जो कि शॉर्ट कमिंग्स थे आपके फर्स्ट लॉ के। ठीक है, जो कि हमें उससे नहीं मिले। इसके अलावा अगली बात जो कि हमें नजर आती है सेकंड लॉ के अंदर, कि जो हमारे पास जो एफिशिएंसी है, ठीक है ना, वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ठीक है ना। लिमिट्स द, हम ये कह सकते हैं
लिमिट्स एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी। ठीक है, कि जो हमारे पास कभी भी इंजन की 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज कुछ एनर्जी आपके पास एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती है, लॉस हो जाती है। कुछ हमारे पास लॉसेस भी आते हैं, ये समझ लें कि हमारे पास जो पूरी की पूरी इंटायर हीट एनर्जी है वो वर्क डन में, आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो हमें पता चला किससे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये कुछ आप लोगों के पास इसके ये समझ लें एडवांटेजेस रहे। ठीक है, और आगे फिर हम लोग उसको मजीद डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, मतलब अब तक हमने इसकी स्टेटमेंट डिस्कस नहीं की, अभी हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि व्हाट इज द पर्पस टू डिस्कवर एंड टू प्रपोज दिस लॉ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दो लॉस की। पहले लॉ का नाम है, या मतलब जो इसकी पहली स्टेटमेंट है, बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए आपने दो स्टेटमेंट समझनी पड़ती हैं। एक आपके पास कहलाती है कैल्विन स्टेटमेंट, और दूसरी कहलाती है क्लाउजियस स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। तो अब हम लोग बारी बारी करके इसको समझते हैं कि व्हाट इज द कैल्विन स्टेटमेंट। देखिए, कैल्विन स्टेटमेंट आपके पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, इससे हमें दो से तीन कंक्लूजन्स मिलते हैं। ये समझ लें कैल्विन स्टेटमेंट को आप दो या तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे इजीली या सबसे हम ये कह सकते हैं कि हम इसको बहुत सारे तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के रिस्पेक्ट से दो से तीन कंक्लूजन्स हैं इसके कैल्विन स्टेटमेंट के। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपको ये कहती है कि नो इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट। नो इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और हमें क्या पता चलता है कैल्विन स्टेटमेंट में? नॉट ऑल द entire heat energy input, जिसको हम कह सकते हैं, is converted into output। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी पूरी की पूरी एनर्जी, हीट एनर्जी, इनपुट एनर्जी, वो कन्वर्ट नहीं हो सकती किसके अंदर, आउटपुट में, कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कैल्विन स्टेटमेंट का परसेप्शन है कि कैल्विन स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि पूरी की पूरी हीट एनर्जी जो हम दे रहे हैं एज एन इनपुट, वो कभी बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो सकती आउटपुट में, बल्कि कुछ एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, कहां पर, सिंक में, सराउंडिंग की तरफ। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये समझ लें पहली स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें हमने दो से तीन चीजें समझनी है कि जो हीट एनर्जी दे रहा है वो कौन होगा। हीट एनर्जी जो देता है उसको हम नाम देते हैं सोर्स। ठीक है, सोर्स का दूसरा नाम हो सकता है हॉट बॉडी। ठीक है, और जो हॉट बॉडी की, ये समझ लें जो क्या बोल सकते हैं, जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी दी जा रही है, जो हॉट बॉडी दे रहा है, उसका हम सिंबल ले सकते हैं QH। ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो हम लोग टेम्परेचर क्या मानेंगे, TH कह सकते हैं, T1 भी कह सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना, बच्चे स्टूडेंट्स गलती से समझते हैं कि T1 का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर, जबकि इनिशियल टेम्परेचर नहीं है, ये भाई यहाँ पर है टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अभी मैंने आपसे ये वाली बात बोली कि नॉट ऑल द एंटायर हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। इसका मतलब ये है कि कुछ एनर्जी हमारे पास सराउंडिंग की तरफ, सिंक की तरफ रिलीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपने जुमले को कंप्लीट कर रहा हूँ। बट सम पार्ट ऑफ हीट एनर्जी is released towards the sink। अच्छा, अभी सवाल आता है बच्चों के जहन में कि
सर ये बता दें कि क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, सिंक का। कोई मसला नहीं है, अभी आप से डिस्कस करते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए भाई, सिंक आपके पास बेसिकली क्या चीज़ है। सिंक आपके पास एक ये समझ लें, इट्स अ पार्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कह सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ इंजन, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, या जो एनर्जी हमारे पास यूज नहीं होती वो हमारी सिंक की तरफ रिलीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं द रेस्ट एनर्जी फ्रॉम इनपुट इज ट्रांजिट टूवर्ड्स द सिंक। ठीक है, तो आपको इस जुमले से, इस पैराग्राफ से मतलब समझ में आ चुका होगा कि जो आपके पास रेस्ट एनर्जी है इनपुट की, वो सारी की सारी जो भी आपकी अनयूटिलाइज एनर्जी है वो कहाँ रिलीज हो जाती है, सिंक की तरफ। सिंक का दूसरा नाम लिख देते हैं। सिंक का दूसरा नाम आपके पास हो सकता है कोल्ड बॉडी या सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, कुछ पार्ट्स हो गए। अभी हमने एक पढ़ा है हॉट बॉडी, दूसरा हमने पढ़ा कोल्ड बॉडी, या इसका तीसरा नाम सेइंग या सराउंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास है वर्क डन, ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज अ वर्क डन। ये जो वर्क डन है ये हमें किसी ना किसी फॉर्म में मिल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करें, तो गाड़ी के इंजन के अंदर जो पिस्टन है वो वर्क डन करती है, तो फिर उसके बाद जो व्हील है, जो मतलब जहाँ पे एक्सल लगा हुआ होता है, लेट सपोज दिस इज अ व्हील, और दोनों व्हील्स हमारे पास एक्सल से कनेक्टेड हैं, तो जो वर्क डन होगा वो हमें नज़र कैसा आएगा कि ये जो एक्सल है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और जब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो इवेंचुअली हमारे पास व्हील चलने लगेंगे, गाड़ी आगे जाएगी। सो दैट मीन्स कि हमारे पास इंजन के अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस भी होता है। ठीक है, जो हमें कंटिन्यूसली आउटपुट दे रहा होता है। लेकिन आउटपुट तब मिलेगा ना जब आप कोई ना कोई उसको एक एक एक्सटर्नल फोर्स देंगे, एक एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, तो वो हमारी है हीट एनर्जी जो कि सोर्स दे रहा है। ठीक है, और गाड़ी में सिलेंसर लगा हुआ होता है, सिलेंसर आपके पास वो जो रेस्ट एनर्जी है, अनयूजफुल एनर्जी है, उसको सराउंडिंग की तरफ क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो हम लोगों ने साथ साथ ये भी समझ लिया कि जो कैल्विन स्टेटमेंट है उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंजन में। ठीक है ना, चल, ऑलराइट, अब हम कंटिन्यू करते हैं। कैल्विन स्टेटमेंट हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी दूसरी स्टेटमेंट की, और इसकी दूसरी स्टेटमेंट है उसका नाम है क्लाउजियस स्टेटमेंट। ठीक है, क्लाउजियस स्टेटमेंट। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स क्लाउजियस स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगरचे कोई भी ठंडा ऑब्जेक्ट है वो वापसी गर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है, नेचुरल फिनोमेना है कि हॉट बॉडी कन्वर्ट हो सकती है कोल्ड बॉडी के अंदर, एनर्जी का फ्लो होता है हॉट से कोल्ड की तरफ, ये तो हीट एनर्जी की सबसे मेन डेफिनेशन है। लेकिन कोल्ड से हॉट की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन ना करें। जब तक हम एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करेंगे तब तक हमारे पास एनर्जी का फ्लो नहीं हो सकता कोल्ड से हॉट की तरफ। ये सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक ठंडी चाय रखी हुई है, ठीक है, इट्स अ कोल्ड कप ऑफ टी, और ये कह सकते हैं इट्स अ कोल्ड बॉडी, तो ये आपके पास कन्वर्ट नहीं हो सकती किसके अंदर, हॉट बॉडी में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो सकती जब तक कि हम क्या नहीं करेंगे, इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन क्लॉजेस की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन यू परफॉर्म द वर्क डन the cold body, then the entire thermal energy is shifted towards the hot body, और हम ये कह सकते हैं कि जो कोल्ड बॉडी है वो कन्वर्ट हो सकती है हॉट बॉडी के अंदर, लेकिन जब हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे तो। अब मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे आपके लिए, द थर्मल एनर्जी कैन ट्रांजिट
फ्रॉम कोल्ड बॉडी, उसको आप सिंक भी कह सकते हैं, टू द हॉट बॉडी बाय some work done, and that work done would be the external work done. Okay. अगर हम बात करें केल्विन स्टेटमेंट में, हमारे पास कुछ एनर्जी फ्लो डायग्राम्स भी होती हैं। तो जो एनर्जी फ्लो डायग्राम्स है केल्विन की, वो यही है जो कि हम लोगों ने अभी समझी है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि एनर्जी का फ्लो क्या है, एनर्जी कौन से पार्ट से, इंजन के कौन से पार्ट में इंटर हो रही है। ठीक है, हमने अभी तीन पार्ट्स पढ़े हैं इंजन को समझने के लिए। एक कहलाता है सोर्स, एक कहलाता है वर्किंग सब्सटेंस, और तीसरा कहलाता है हमारे फुल बॉडी या सिंक। ठीक है, तो केल्विन स्टेटमेंट की जो डायग्राम है, एनर्जी फ्लो डायग्राम, वो इन तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। तो ऊपर हम रखते हैं हॉट बॉडी, हम यहाँ रखते हैं वर्किंग सब्सटेंस, ये कह सकते हैं कि इस सेंटर पार्ट से हमें वर्क डन मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और जो हमारे पास तीसरा पार्ट है वो है कोल्ड बॉडी का, या कोल्ड रिजर्वॉयर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हॉट बॉडी थर्मल एनर्जी कितनी है, Q1, और आपके पास वो कहाँ जा रही है, वर्क डन में। और रेस्ट एनर्जी आपके पास कहाँ जा रही है, कोल्ड बॉडी की तरफ, सिंक की तरफ। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ Q2। इस बात को भी याद रखिएगा। इसका जो कोल्ड बॉडी की तरफ जो एनर्जी जाती है, उसका हम लोग जो सिंबल लेते हैं वो क्या लेते हैं, Q2 ले सकते हैं, QC भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है सिंक का, वो हमारे पास हो सकता है TC। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। अच्छा, आगे जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है उसका नाम है कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन, देखिए हम अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि फर्स्ट लॉ से हमें साबित नहीं होती हैं, कि ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ के अंदर शॉर्टकमिंग्स नहीं। तो दुनिया में जितने भी इंटायर इंजन्स हैं वो वर्क करते हैं या काम करते हैं किस प्रिंसिपल के ऊपर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। सो दैट मीन्स कि अगर आपने किसी भी इंजन को समझना है तो आपने सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे तरीके से घूल के पी जाना है। ठीक है, अच्छा, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ये कैल्विन स्टेटमेंट और क्लाउस स्टेटमेंट, तो कैल्विन स्टेटमेंट की एप्लीकेशन हमें मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है, हीट इंजन में। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट्स के जहन में सवाल है कि ये क्लाउड स्टेटमेंट के ऊपर कौन वर्क करता है, या कोई दुनिया में कोई इंजन तो होगा जो क्लाउड स्टेटमेंट को फॉलो करता है, तो वो बेसिकली आपके पास है कोल्ड इंजन, जिसको हम कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है। जी, अब हम बात करेंगे कार्नोट हीट इंजन की। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। कार्नोट हीट इंजन आपके पास एक आइडियल हीट इंजन है। ठीक है, और ये रिवर्सिबल साइकिल पे काम करता है। ठीक है, कार्नोट हीट इंजन की हम लोग जो एफिशिएंसी मानते हैं वो मानते हैं 100%। और नेट चेंज इन एंट्रोपी, नेट चेंज इन एंट्रोपी, ये हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। नेट चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी होती है लेकिन मैं कह रहा हूँ नेट चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, ये की पॉइंट्स है कार्नोट हीट इंजन के। कार्नोट हीट इंजन वर्क करता है एक थ्योरम पर, जो इसका फंक्शन, जो इसका ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन तो कहलाता है कार्नोट साइकिल। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कोई ना कोई पीछे फिनोमेना तो होगा ना, तो उसके पीछे जो फिनोमेना चल रहा होता है वो चल रहा होता है कार्नोट थ्योरम। वर्क्स ऑन वर्क्स ऑन कार्नोट थ्योरम। ठीक है,
कार्नोट थ्योरम हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। कार्नोट थ्योरम ये कहता है कि नॉट, ये कह सकते हैं नो एनी इंजन is more efficient is more efficient than Carnot engine. क्यों? As it works on reversible cycle between two reservoirs, जो कि एक रिवर्सिबल साइकिल पे काम कर रहा होता है और इसमें दो रिजर्वॉयर्स होते हैं, एक कोल्ड और एक हॉट। ये कहलाता है हमारे पास कार्नोट थ्योरम। ठीक है। एक है हमारे पास कोल्ड रिजर्वॉयर और एक है हॉट रिजर्वॉयर। ठीक है। ये कार्नोट थ्योरम की सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, आपने ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें और उसमें 0% आपको चांसेस ऑफ एरर में हो ही ना। आप कितने श्योर हो कि उसका राइट आंसर होगा कि द कार्नोट हीट इंजन वर्क्स इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड नो हीट इंजन इज मोर परफेक्ट देन द कार्नोट इंजन। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल की। बेसिकली कार्नोट साइकिल ऑब्वियस मैंने अभी आपको बताया कि एक पूरे लूप में काम करता है। लूप का मतलब ये है कि एक पूरी साइकिल है, जहां से स्टार्ट किया है वो वहीं पे आपके पास दोबारा से साइकिल आके ठहरेगी, खत्म होगी। ठीक है। अच्छा कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए, इस प्रोसेस को प्रोसीड होने के लिए चार प्रोसेस का या चार प्रोसेसेस का होना लाजमी है। तो मैं प्रोसेस लिख देता हूँ, कुछ तो आपने पढ़े हुए भी हैं पहले भी। एक आपके पास कहलाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आपके पास कहलाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड आपके पास कहलाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन और फोर्थ आपके पास कहलाता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है। आपने मेजॉरिटी चीजें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर खत्म कर ली होंगी, मेजॉरिटी चीजें। ठीक है। मेजॉरिटी चीजें आप लोगों ने उसमें वाइंड अप कर ली होंगी, बिकॉज आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन इट्स अ पार्ट ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। और आपको ये वाली बात पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमें टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या रखनी पड़ती है, सिस्टम की कांस्टेंट रखनी पड़ती है। ठीक है। तो इसको हम लोग बारी बारी करके डिस्कस भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का नाम से समझ में आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक सिस्टम का टेम्परेचर सेट कर लेते हैं T1 लेट सपोज, तो वो आपके पास T1 दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, बल्कि वो T1 में ही रहेगा। T1 यहाँ, T1 आपके पास इनिशियल टेम्परेचर, याद रखिएगा प्लीज। ठीक है। अच्छा, और आइसोथर्मल के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात मैं बता दूं कि हम लोग यूज करते हैं सोर्स। ठीक है। सोर्स यूज करते हैं, क्यों? बिकॉज एक्सपेंशन में क्या होता है,
एक्सपेंशन के अंदर प्रेशर कम होता है, हम पिस्टन के ऊपर से वेट्स को कम करते हैं। तो जब हम वेट्स को कम करेंगे, वेट्स को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास प्रेशर रिलीज हो जाएगा। किसी के सर के ऊपर अगर 10 किताबें रखी हैं और अगर मैं उसमें से 6 किताबें रिमूव कर दूं, तो उसका सर ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो यहाँ पे भी यही है कि जो पिस्टन है उसके ऊपर बहुत सारा वजन रखा हुआ है, जब आप वजन को कम करते हैं तो पिस्टन ऊपर जाता है, मतलब प्रेशर रिलीज हो गया, कम हो गया। और जब प्रेशर कम होता है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा, अब मामला कुछ यहाँ पे ये है कि जब आपको ये वाली बात पता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएंगे। जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो वो टेम्परेचर क्या करने लगेंगे, उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होने लगेगी, ड्रॉप होने लगेगी। ऐसा ही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोसेस में टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो फौरन से जैसे ही इंटरनल एनर्जी कम होने लगेगी तो सोर्स अपना पार्ट प्ले करेगा और सोर्स हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, और इस तरीके से जो टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा, जो होने लगा था, वो वापसी अपने जो उसकी एक्चुअल अमाउंट थी या जो एक्चुअल जो उसकी वैल्यू थी, वो वापसी अचीव हो जाएगी। लेकिन कब, कि जब सोर्स हीट एनर्जी उतनी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोर्स है, इट प्रोवाइड्स हीट या थर्मल एनर्जी एज इनपुट टू मेक द टेम्परेचर कांस्टेंट, टू मेक द टेम्परेचर कांस्टेंट। ऑलराइट, अब हमारे पास अगली बात आती है, जिसका हमारा अगला प्रोसेस है। अगले प्रोसेस का नाम हमारे पास है एडियाबैटिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को कि एडियाबैटिक प्रोसेस था। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन के अंदर आपने पढ़ा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हीट की एक्सचेंज या हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती। क्यों? बिकॉज जो वॉल्स हैं उस पूरे सिलेंडर की, हम क्या रखते हैं, उसको इंसुलेटेड रखते हैं, जिससे ना तो बाहर की एनर्जी अंदर इंटर हो सकती है, ना अंदर सिस्टम की एनर्जी बाहर निकल सकती है। अब स्टूडेंट सवाल करेगा, हो सकता है जहन में सवाल आ जाए कि सर वली, जब सिस्टम में से ना एनर्जी बाहर निकल सकती है ना अंदर आ सकती है, तो फिर इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है? तो भाई, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए जरूरी नहीं है कि हीट का एक्सचेंज हो, बल्कि आप मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करके या उस पे वर्क डन करके या पिस्टन को अप एंड डाउन मूव करके आप विदाउट हीट दिए हुए भी क्या कर सकते हो, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हो। और जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी तो इवेंचुअली उसकी इंटरनल एनर्जी पे फर्क पड़ जाएगा। जब इंटरनल एनर्जी पे फर्क पड़ेगा तो इवेंचुअली टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और अभी मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसा आएगा, जब पिस्टन मूव करेगा ड्यू टू द ड्यू टू द मोशन ऑफ पिस्टन। ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द पिस्टन। ऑलराइट। अच्छा, अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन नाम से आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक्सपेंशन से मुराद क्या है? एक्सपेंशन से मुराद आपके पास ये है कि जो वॉल्यूम है वो फैल रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। और वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब क्या है कि आपने मजीद प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर कैसे कम करते हैं? जब आप उसमें से जो वेट्स थे पिस्टन के ऊपर लगे हुए थे, रखे हुए थे, वो मजीद आपने रिमूव कर दिए। ठीक है, तो वॉल्यूम फैलेगा। और जब वॉल्यूम फैलेगा तो इवेंचुअली आपको पता है कि टेम्परेचर आपके पास क्या होने लगेगा, ड्रॉप होने लगेगा। तो ये पॉइंट अपने जहन में याद रखें कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर टेम्परेचर चेंज हो सकता है या हो जाता है। टेम्परेचर चेंजेस बिकॉज इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। ऑलराइट, और टेम्परेचर चेंज होता है
और टेम्परेचर चेंज हो गया फ्रॉम T1 टू T2। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रोसेस को, डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे प्रोसेस में आपको मिलेगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन अगर आपको नाम से समझ में आ रहा हो, कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब क्या है कि वॉल्यूम में कमी आना, वॉल्यूम कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। वॉल्यूम डिक्रीजेस। अच्छा जी, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है प्रेशर बढ़ रहा होगा। ठीक है, कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब ही यही है कि प्रेशर बढ़ाना। ठीक है, और प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जब आप पिस्टन पर जो वेट्स रखे हुए हैं उसको मजीद आप ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड द वेट्स, ऐड द ऐड द वेट्स ऑन द पिस्टन, ऐड द वेट्स ऑन द पिस्टन। ठीक है, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, ये वाली बात आप सब जानते हैं कि जब हम प्रेशर बढ़ता हुआ देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, उनके दरमियान कोलिजन बढ़ेगी, और जब कोलिजन बढ़ती है तो नतीजे में इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर आपका चेंज होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब आपने टेम्परेचर को तो फिक्स रखना है, बढ़ने नहीं देना। तो फिर आप यहाँ पे यूज करेंगे सिंक। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी जो एक्सिस के अंदर बढ़ गई थी ना, वो सिंक क्या करेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो तीसरा प्रोसेस है, यहाँ पर एक एनर्जी सिंक की तरफ जा रही है, तो वो आप क्या लेंगे? Q2। ठीक है, और जो आप सिस्टम को दे रहे थे पहले प्रोसेस में, वो आप उसका जो सिंबल लेंगे वो क्या लेंगे? Q1। ठीक है, इस पॉइंट को अपने ध्यान में रखें, याद रखना है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स ने अपने ध्यान में याद रखनी है सारी चीजें। ओके, ये आपके पास हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगली बात पर थोड़ा बहुत नजरसानी कर लेते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इसका चौथा प्रोसेस, दैट इज द एडियाबैटिक कंप्रेशन। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स को, ये व्यूवर्स जितने भी हैं उनको मैं बता दूं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन है, सो दैट मीन्स जो हमारा टेम्परेचर था वो फिक्स रहेगा, मतलब ये वाला जो टेम्परेचर था ये हमारा तीसरे प्रोसेस में वही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, बिकॉज दैट इज द charm, yeah, that could be the magic of the isothermal compression, that the temperature will not be changed. Okay, अब चौथी प्रोसेस के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। फोर्थ प्रोसेस का नाम है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि गेम क्या चलेगा, कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा और यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पिस्टन के ऊपर ऊपर वजन बढ़ाया जा रहा है, वॉल्यूम में कमी आ रही है, और जब वॉल्यूम कम होता है मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, उनके दरमियान इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और इवेंचुअली जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, और टेम्परेचर एडियाबैटिक के अंदर जो बढ़ेगा वो आपके पास T2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा T1 में। तो ये वही टेम्परेचर आया था जहाँ से आपने सिस्टम का स्टार्ट लिया था। सो दैट इज द फाइनल, और वी कैन से दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ आवर होल जर्नी, दैट इज द कार्नोट साइकिल। ठीक है, इस तरीके से कार्नोट साइकिल काम करता है। अच्छा, खैर, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी अभी हमें पढ़ना है। बट सबसे पहले तो अभी हम लोग इससे ज़रा हम लोग वाइंड अप कर लें, इसको ज़रा वाइंड अप कर लें कार्नोट हीट इंजन को। अब एक दो चीज़ और रहती हैं, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द कार्नोट हीट इंजन, एंड दैट इज़ द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है,
अच्छा, एफिशिएंसी निकालने का जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो ये है कि आउटपुट एनर्जी को डिवाइड करवा दें इनपुट एनर्जी से, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये तो आपके पास सिंपल सी बात हुई। आउटपुट मैंने अभी आपको बताया था कि आउटपुट एनर्जी क्या होती है। आउटपुट एनर्जी आपके पास वो होती है जो कि वर्क डन आपको मिल रहा होता है, ठीक है, हमने ऊपर डिस्कस किया था, देखिएगा। सो द आउटपुट इज व्हाट, इट्स अ वर्क डन। इनपुट क्या है? इनपुट आपके पास होगा जो आप हीट एनर्जी दे रहे थे, और कौन दे रहा था? सोर्स। तो उसको आप QH ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं। जो हमारे पास केल्विन और क्लॉज स्टेटमेंट को अगर आप देखें, हम केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉज स्टेटमेंट को देखें, ऊपर गालिबन हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो हमें डायरेक्शन मिल रही है केल्विन की, जो हमें डायरेक्शन मिल रही है केल्विन स्टेटमेंट की, वो हमें मिल रही है हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी सप्लाई हो रही है, और बीच में हमारे पास एक वर्क डन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन हमारे पास ये बन सकती है, Q1 इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू W एंड Q2, ठीक है। तो दोबारा बता दूं कि Q1 को हम QH भी लिख सकते हैं, और Q2 को हम QC भी मान सकते हैं। इससे परेशान होने की किसी को भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ द क्लॉज स्टेटमेंट की, तो क्लॉज स्टेटमेंट की एनर्जी फ्लो डायग्राम बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। कि अगर हम लोग ये दिखा दें, बिकॉज हो सकता है कि स्टूडेंट्स कहें कि सर वो आपने उसकी डायग्राम नहीं बनाई। देखिए, डायग्राम से ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है, ठीक है। आई एम 110% श्योर कि आप लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है, ये आपके पास हॉट बॉडी आ गई, जिसका जिसकी एनर्जी आप क्या लेते हैं? QH लेते हैं या Q1 लेते हैं। और जो कोल्ड बॉडी होती है वो नीचे होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है? Q2। अब जो आपके पास वर्क डन है ना, वो आप करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था क्लॉजेस में। तो अब एनर्जी का ट्रांसफर ऊपर की जानिब होगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन यहाँ से बनेगी वो क्या बनेगी? Q2 प्लस W इज इक्वल्स टू Q1। अच्छा, ये बताने की मुझे जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज अभी जो मैं आपको काम करवा रहा हूँ उसके अंदर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये देखें, आप ये इक्वेशन यूज कर लें या ये इक्वेशन यूज कर लें। हाँ, बस ये फर्क रखिएगा कि यहाँ जो W है ये वर्क डन है जो आप सिस्टम पे कर रहे हैं, ताकि एनर्जी का ट्रांसफर हो सके कोल्ड से हॉट की तरफ। केल्विन में क्या था कि वर्क डन मिल रहा था आपको एज एन आउटपुट। बस ये है, बस इतनी सी बात, ठीक है। अब आपने इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लो, ठीक है। तो जब आप उसको यूज करेंगे तो ये बन जाएगा Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, या आप उसको लिख सकते हैं QH इज इक्वल टू W प्लस QC। अभी मैंने आपको बताया था दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ से आप वर्क डन की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लें, वर्क डन बराबर हो जाएगा QH माइनस QC के, ठीक है। इसको अगर आप लोग यहाँ पे प्लेस करवाएंगे एफिशिएंसी के फॉर्मूले में, तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास बन जाएगा QH माइनस QC ओवर QH, ठीक है। एलसीएम ब्रेक करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस QC अपॉन QH इंटू 100%। और अगर आपने इस तरीके से याद किया हुआ 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो वो भी ठीक है। मैंने आपको बताया था सिंबल्स इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, उसके पीछे मतलब क्या है वो जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक अदद इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को मजीद मॉडिफाई करें, इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन एनर्जी की फॉर्म में लिखती है, ठीक है। और हमें ये वाली बात पता है कि एनर्जी का ताल्लुक किससे होता है? एनर्जी का ताल्लुक हमारे पास होता है टेम्परेचर से, ठीक है। तो QH इज इक्वल टू KTH, के कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कोई घबराए नहीं कि के क्या है, के कांस्टेंट है। एंड QC इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो QC हमने यहाँ लिख दिया, रिलेशनशिप का साइन रिमूव करेंगे क्या आ जाएगा, और TC अपनी जगह मौजूद है। इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, रेशियो मतलब डिवाइड करवाना। के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? QH ओवर QC इज इक्वल टू TH ओवर TC, ठीक है। इस इक्वेशन को फ्लिप कीजिए, तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी आपके पास QC अपॉन QH इज इक्वल्स टू TC अपॉन TH। और अच्छा नहीं लग रहा ये, अगर ये आपको सिंबल समझ में नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं है, दूसरे सिंबल्स में लिख सकते हैं। Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू
T2/T1 ऐसे कर लें, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर T2 का मतलब याद रखिएगा, T2 का मतलब है आपके पास टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, सॉरी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, लेट मी जस्ट रिप्लेस माय वर्ड, टेम्परेचर ऑफ सिंक या कोल्ड बॉडी। और T1 का मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा कुछ फॉर्मूला ये बन जाएगा। सो एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1 - T2/T1 इंटू 100%। आप बोलेंगे ये कैसा आया, ये जो आपको नजर आ रहा है ये चीज, Q2/Q1 की वैल्यू क्या है, T2/T1 है ना, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस करवा दी, तो ये टेम्परेचर की फॉर्म में मेरी इक्वेशन बन गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1 - TC इंटू 100%, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि हम एफिशिएंसी कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ चीज़ें उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी, हाउ टू इंक्रीज द efficiency of how to increase the efficiency of Carnot हीट इंजन, लेकिन पर्टिकुलरली हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको बताया था दुनिया के जितने भी इंजन हैं वो कार्नोट हीट इंजन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उसके प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, वो है नहीं, बिकॉज कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी वो 100%। और अभी मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी इंजन हैं, ठीक है, उनकी कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर हम जनरली बात करें कि भाई हम एफिशिएंसी कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हमने अपने जितने फॉर्मूला डिस्कस किए वो हीट इंजन की एफिशिएंसी की थे, ठीक है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि कुछ की पॉइंट्स बना देता हूँ। इफ वी इंक्रीज टीएच, अगर हम टीएच की वैल्यू को क्या करें, बढ़ाएं, बट जो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा की पॉइंट मैं बता देता हूँ, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, ठीक है, बट टीएच शुड बी कांस्टेंट, टीएच को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आइडियली मान लेते हैं कि टीएच की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी, तो एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 100%। और एक और बात है कि अगर आप फुल बॉडी का टेम्परेचर लेट सपोज आइडियली मान लें 0 केल्विन के बराबर, तब भी एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100%। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको अपने ध्यान में याद रखें, ये आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। चलें, ये हमारे पास पूरा टॉपिक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, रेफ्रिजरेटर। देखें, हमने इंजन डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। पहले मैं रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन लिखूंगा, वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, देन फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर बेसिकली एक कोल्ड इंजन है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, इट इज द cold engine, it is a cold engine, it is a cold engine which works opposite to the heat engine, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर है वो हीट इंजन की तरह काम करता है, लेकिन उसके उल्टा काम करता है, ठीक है, ऑपोजिट। इट
वर्क्स जो फंक्शन है तो उसका वही, है तो वही, लेकिन उल्टा काम करता है। तो ये रेफ्रिजरेटर की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर इंजन कैल्विन स्टेटमेंट पे काम करे तो कैल्विन स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट क्या है? क्लाउजियस की, ठीक है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लाउजियस स्टेटमेंट, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लाउजियस स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसको समझना है, पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता हूँ। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पास होता है वो कहलाता है कूलिंग एजेंट, ये कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन लिक्विड, या रेफ्रिजरेंट भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। देखिए सी एफ सीज हो सकती, सी एफ सीज, ठीक है, सी एफ सीज कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। और उसके बाद है हमारा कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास है कंडेंसर, कंडेंसर के बाद आपके पास है एक्सपेंशन वेल्व, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंशन वेल्व को हम कैपिलरी ट्यूब भी कह सकते हैं, आपके कोर्स में कैपिलरी ट्यूब भी है। अच्छा, एक और पार्ट लगा हुआ होता है ड्रायर, लेकिन ड्रायर का एज सच इतना कोई ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास होता है एवापोरेटर। ऑलराइट, अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता देता हूँ कि ये वाला जो पार्ट होता है कंडेंसर, ये आउटडोर कंपार्टमेंट में लगा हुआ होता है, आउटडोर कंपार्टमेंट, आउटडोर कंपार्टमेंट से मुराद फ्रिज के बाहर होता है। और ये जो आपके पास एवापोरेटर है, ये लगा हुआ होता है फ्रिज के अंदर, एवापोरेटर, ठीक है, इनडोर कंपार्टमेंट। अच्छा, और कुछ कुछ मोटी मोटी बातें जरा देख लेते हैं। जो आपके पास कैपिलरी ट्यूब है, ये काम करती है बर्नौलिस प्रिंसिपल पे, किसके ऊपर? बर्नौलिस प्रिंसिपल पे, जो कि आपने फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा होगा, बर्नौलिस थ्योरम या बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो जो आपके पास वो प्रिंसिपल होता है, तो वो यही कहता है कि अगरचे आपके पास स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास? कम हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड बढ़ती कब है? स्पीड तब बढ़ती है, स्पीड है, इट्स नॉट द वॉल्यूम, इट्स स्पीड, ठीक है, एंड दैट इज अ प्रेशर। और स्पीड बढ़ती तब है जब आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का क्या होने लगता है? कम होने लगता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है? कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है ना। तो फिर स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है तो सॉरी, स्पीड बढ़ जाती है, तो फिर प्रेशर इवेंचुअली क्या होने लगता है? कम होने लगता है, ठीक है। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, बाकी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अपने तमाम स्टूडेंट से, वो है रेफ्रिजरेटर की कुछ वर्किंग, ठीक है। अच्छा, यही जो पिक्चर थी, ये आपके पास अब तक चल रही थी, और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। तो परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स ने कि सर ये तो ड्रैग कर रहे थे कंटिन्यूसली। हाँ हाँ, तो ये तो हमारा सिस्टम का पार्ट है और हमारे टॉपिक का पार्ट है, हमें इसको अभी डिस्कस करना है, समझना है, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली इसके ऊपर पहुंच चुके हैं, देखते हैं, सीखते हैं कि क्या परसेप्शन है इस पूरे इस डायग्राम का, ठीक है। चलें, देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पर अगर आप इसको समझें तो जितने भी अभी पार्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो यहाँ पर मौजूद है, सिवाय ड्रायर के। ड्रायर का काम मैं आपको वैसे ही बताया था कि ड्रायर का काम सिर्फ और सिर्फ जो फ्लूइड, FLUID जो फ्लूइड है, उसमें से अगर कोई बबल्स हो, ठीक है, एयर बबल्स को
या गैशियस बबल्स को, एयर बबल्स तो नहीं बोलेंगे, गैशियस बबल्स को रिमूव करना, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना, बबल्स को रिमूव करना, तो वो काम होता है ड्रायर का, ठीक है। मेन कंसर्न हमारे पास रेफ्रिजरेंट से स्टार्ट होता है, और इसके अलावा जितनी भी पार्ट्स अभी डिस्कस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स ने एक पॉइंट को पकड़ लेना है, इस पॉइंट को, ठीक है, दैट इज आर इनिशियल पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तभी देखें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो गैस आ रही है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि गैस वो है रेफ्रिजरेंट, ठीक है, वो है लो टेम्परेचर की, और उसका प्रेशर भी क्या है, कम है, ठीक है। लो टेम्परेचर गैस है, प्रेशर भी कम है, सैचुरेटेड वेपर्स है, ठीक है। अच्छा, अब कंप्रेसर, ये आ गया कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का वर्ड आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे सुपर हीटेड वेपर्स में, ऐसा ही है। अब जितना मैंने बोला है, देखते हैं कि ये चीज है या नहीं है। देखिए, अगर आपको ये तीनों पॉइंट्स नजर आ रहे हैं कि जो हमारे पास कंप्रेसर है वो क्या करेगा, तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, और जो हमारे पास सैचुरेटेड वेपर्स है, सैचुरेटेड वेपर्स का मतलब ये होता है कि जो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और जो गैशियस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास नॉमिनल अमाउंट के अंदर मौजूद है। और आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा सॉल्यूशंस की टाइप, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड, समझ में आ रहा है आपको। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, या जो आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, रेफ्रिजरेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक नॉमिनल अमाउंट में मौजूद है, अपनी मिकदार में। नॉमिनल का मतलब होता है कि एक्सेस में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कंप्रेसर में डालते हैं तो आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, जो गैशियस पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनकी स्टेट चेंज हो रही है। सो दैट मीन्स जो आपके पास गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो तादाद है वो ज्यादा हो रही है, तो वो आपके पास कन्वर्ट होगा सुपर सेचुरेटेड में, ठीक है ना। सो इट बिकम सुपर हीटेड वेपर्स, और ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। और जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स थे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, वो आपके पास गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसके बाद आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सुपर हीटेड और सुपर सैचुरेटेड वेपर्स थे, वो आपके पास कहाँ गए, वो आपके पास कंडेंसर कॉइल में गए। अब कंडेंसर का मतलब कंडेंसेशन से निकला है, कंडेंसेशन का मतलब ये है कि अगरचे जो हमारे पास गैस है उसको अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो वो कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी को कम करना पड़ता है, एनर्जी को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हल्का करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स को रिलैक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सेंसर्ड फैन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास फ्लूइड यहाँ से गुजरता है तो जो सेंसर्ड फैन है वो आपके पास ओपन हो जाता है, और जो उसकी हवा है वो आपके पास उस पर पड़ती है, और जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगी, ऑब्वियसली जब आप बाहर से कहीं से आते हैं थक कर, तो आप पंखा खोलते हैं तो आपकी वो एनर्जी को क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, आपको रिलैक्स कर रहा होता है, यू फील कूल। तो इसका भी मतलब यहाँ पे यही है कि जैसे ही आपके पास मॉलिक्यूल्स गुजरेंगे, पार्टिकल्स यहाँ से गुजरेंगे कंडेंसर से, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। और जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई तो स्टेट चेंज हो गई, वो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स थे गैशियस, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। चेक करते हैं, देखें हमें क्या मिल रहा है कंडेंसेशन के बाद या कंडेंसर से गुजरने के बाद, सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है, और टेम्परेचर आपके पास स्टिल हाई है, और प्रेशर भी क्या है आपके पास हाई, लेकिन बस फेज चेंज हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिलरी ट्यूब की, तमाम स्टूडेंट्स ने गौर से समझना है कैपिलरी ट्यूब का क्या पर्पज है। अब आपको नजर आ रहा है कैपिलरी ट्यूब बहुत पतली सी ट्यूब है, इसका मतलब क्या है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड आपके पास क्या नाम है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन स्पीड इंक्रीज होने से प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर हो जाएगा कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस प्रिंसिपल। और प्रेशर जब कम होता है, तो अगर हम कैम्ब्रिज की बुक्स देखें तो प्रेशर और जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ये तमाम चीजें आपके पास यहाँ मौजूद हैं। ये जो आपके पास ऊपर से जो सैचुरेटेड लिक्विड आ रहा था,
तो आपके पास लो क्वालिटी सैचुरेटेड मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया है, उसका टेम्परेचर भी कम है और प्रेशर भी कम है, ठीक है। अच्छा, अब वो गुजरा कहाँ से? वो आपके पास गुजरा इंडोर कंपार्टमेंट से, जहां पे आपने क्या लगाया हुआ है, एवापोरेटर लगाया हुआ है। अच्छा, अब फ्रिज में, अब गौर से देखिएगा, ये मॉलिक्यूल्स जो आपके पास, जो मॉलिक्यूल है, जो ठंडा मॉलिक्यूल है, वो आपके पास गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, फ्रिज के अंदर से, इंडोर कंपार्टमेंट में से। तो सोचें कि आपने इंडोर कंपार्टमेंट में क्या क्या रखा हुआ है, खाने पीने के फूड स्टफ रखे हुए, ऑब्वियसली सारी तो गर्म ही होंगी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वो गर्मी, वो एनर्जी इस लिक्विड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और इवेंचुअली जो आपके पास वो जो लिक्विड आ रहा था ठंडा, वो वापसी किसमें कन्वर्ट हो गया, एक वेपर्स के अंदर, या ये कह सकते हैं वो कन्वर्ट हो गया आपके पास सैचुरेटेड वेपर के अंदर, ठीक है। और जो आपके पास जो जो फूड स्टफ था, जब उसमें से गर्मी निकल गई, तो वो खुद क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो लिक्विड है वापसी आपके पास आ जाएगा। तो देखें यहाँ से ऊपर से लिक्विड जो आ रहा है, वो ऑब्वियसली पहली तो बात ये, वो लिक्विड है, ठीक है, लिखा हुआ भी है कि इट्स अ लो क्वालिटी स्टैंडर्ड मिक्सचर, इट्स अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली लिक्विड मॉलिक्यूल्स। वो ठंडे लिक्विड मॉलिक्यूल जैसे ही आपके पास यहाँ से गुजरेंगे आपके पास एवापोरेटर से, तो अंदर इंडोर कंपार्टमेंट में आपने फूड स्टफ रखा हुआ है जो गर्म है, तो गर्मी ट्रांसफर होगी कोल्ड में, इस कोल्ड लिक्विड में, और वो खुद जो ऑब्जेक्ट है, जो गर्म स्टफ रखा हुआ है आपने, वो ठंडा हो जाएगा। और जो आपके पास लिक्विड है, वो ऑब्वियसली जब उसको एनर्जी मिलेगी, तो उसमें मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे, और अगेन उसकी स्टेट जो है वो एक उसमें गैशियस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, इसके बाद जब ये लिक्विड बाहर निकल रहा है एवापोरेटर में से, तो वापसी वहीं पर आ गया जहां से हमने साइकिल को स्टार्ट किया था, ठीक है। ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर का हमें गैशियस मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए, वापसी कंप्रेसर में जाएंगे, कंप्रेसर उनको क्या करेगा, टेम्परेचर हाई कर देगा, प्रेशर हाई कर देगा। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। चलें, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है कॉप वैल्यू, कॉप वैल्यू, ठीक है। अब कॉप के सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ कॉप, ठीक है। सो कॉप का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑलराइट, ये आपके पास है कॉप का मतलब। अच्छा, कॉप का मतलब होता है क्या है? ये तो हमने एब्रिविएशन पढ़ ली। अब ये हम यूज क्यों करते हैं? इट शोज हाउ मच हाउ मच द रेफ्रिजरेटर इज एफिशिएंट, ठीक है। इट शोज हाउ मच द रेफ्रिजरेटर इज एफिशिएंट। और अगर हम फ्रैक्शन में बात करें, तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज में, या अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें उस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को, किससे मल्टीप्लाई करवा दें, 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास आंसर आएगा, मिसाल के तौर पर अगर टॉप वैल्यू 2.5 आ रही है, लेट सपोज, तो 100 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो 100% से ज्यादा ही होगा ना। सो इट्स वैल्यू इज, और करके लिख रहा हूँ, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 100%, ठीक है। ये है बात सारी। अच्छा, अब ऑब्वियसली ये एक रेशो है, ये एक रेशो ही है, इट्स अ रेशो। अब हमें ये पता होना चाहिए कि किसके दरमियान रेशो है ये। तो ये बेसिकली आपके पास रेशो है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक कॉप को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या निकालते हैं। जो हमारे पास कॉप वैल्यू है, इसका फॉर्मूला होता है द हीट एनर्जी रिमूव्ड
फ्रॉम कोल्ड बॉडी डिवाइडेड बाय, रिमूव फ्रॉम कोल्ड बॉडी डिवाइडेड बाय एक सेकेंड, मैं स्पेस बना लूं जी, डिवाइडेड बाय वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय कंप्रेस्ड। चल, अच्छा अब हीट एनर्जी रिमूव फ्रॉम कोल्ड बॉडी का सिंबल आपको पता है, क्यूसी लेते हैं, वर्क डन डब्ल्यू के बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू एच माइनस क्यू सी। तो ये आपके पास कॉप का एक अदद फॉर्मूला आ गया। और अगर मैं इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिखूं, एक सेकेंड, अगर मैं इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिखूं, तो टेम्परेचर फॉर्म में कॉप का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, टी क्यू सी लिखा हुआ है तो ऊपर आ जाएगा टी सी, नीचे क्यू एच है तो आ जाएगा टी एच, और ये आ जाएगा टी सी। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने अगर ऐसे नहीं याद किया हुआ है तो ऐसे लिख लें, टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो परेशान होने की किसी को भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चलो, ये हमारे पास हो गया कॉप का मतलब। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर स्पेशली जो हमारे पास है, उसमें तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि कुछ दो इंजन्स का मजीद जिक्र किया गया है। एक आपके पास है डीजल इंजन, और एक आपके पास है पेट्रोल इंजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको समझते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, और डीजल। ऑब्वियसली जो वर्किंग फ्लूइड है, जो वर्किंग फ्लूइड है दोनों में जो वर्किंग फ्लूइड है वो डिफरेंट है। तमाम स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, जो वर्किंग फ्लूइड है उसका चेंज है। ठीक है, इसके अलावा अगर अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो एफिशिएंसी आपके पास डीजल इंजन की ज़्यादा होती है, पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और कुछ एक दो चीज़ों के ऊपर अभी हम लोग मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन ये हमारे पास मौजूद है हमारे सिंटेक्स बुक के अंदर, और हमारे पास कुछ डिफरेंट बोर्ड्स हैं उसके अंदर भी हमें ये सीखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे आज की क्लास के अंदर इसको डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। ठीक है, देखिए भाई, जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है वो अवेलेबल होता है इन अ फॉर्म ऑफ टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक में। अब स्टूडेंट सवाल करता है, सर वरीद ये फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक्स का मतलब क्या है? देखें, बेसिकली जब भी पेट्रोल और डीजल इंजन काम करेंगे तो उसमें चार ऑपरेशंस तो होते हैं लाजमी। आप तमाम स्टूडेंट्स इसको गौर से समझना है, फोर ऑपरेशंस तो होते हैं लाजमी जो कि चार इन दोनों में, दोनों इंजन में परफॉर्म होंगे। फोर प्रोसेस कह सकते हैं या फोर ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपके पास जो पहला प्रोसेस है या पहला ऑपरेशन है वो आपके पास है कि इनटेक। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहलाएगा कंप्रेशन, तीसरा आपके पास कहलाएगा पावर जनरेशन। ठीक है, और फोर्थ कहलाएगा आपके पास एग्जॉस्ट। अब ये चारों प्रोसेस को करने के लिए अगर चार अलग अलग सिलेंडर्स हैं तो वो कहलाता है फोर स्ट्रोक्स। मतलब वो इंजन जिसके अंदर चार सिलेंडर लगे होते हैं चारों प्रोसेस को परसू करने के लिए, तो वो आपके पास कहलाता है फोर स्ट्रोक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन। और अगर चारों प्रोसेस को करने के लिए सिर्फ दो ही हमारे पास सिलेंडर्स मौजूद हो तो फिर हमारे पास वो कहलाता है टू स्ट्रोक पेट्रोल या डीजल इंजन। ठीक है, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं समझनी कि सिलेंडर की तादाद कितनी है, हमें ये समझना है कि हो क्या रहा है, सिलेंडर में कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं। तो चारों सिलेंडर में जो मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं हमें वो समझना है ना, तो उसको भी अभी हम लोग जरा देख लेते हैं। ठीक है,
अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक इनलेट वेल्व होता है, एक इनलेट वेल्व होता है जहां से मिक्सचर एंटर होता है। और वो मिक्सचर क्या क्या मतलब किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? द मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेट्रोल एंड एयर। आई एम रिपीटिंग, पेट्रोल एंड एयर। ठीक है, पेट्रोल प्लस एयर। ऑलराइट। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे लगा हुआ होता है स्पार्क प्लग। देखें, मिक्सचर इंटर हुआ, पहली चीज तो ये हो गई, मिक्सचर इंटर हुआ। मिक्सचर जब इंटर हुआ तो जो सिलेंडर था वो नीचे जाएगा। ठीक है। दूसरे प्रोसेस में क्या होगा? ऑब्वियसली जब ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्रैंक, ये पिस्टन का एक पार्ट होता है जो कि मुसलसल रोटेट कर रहा होता है। ठीक है। और रोटेशन जैसे जैसे होगी, पिस्टन की मूवमेंट अप एंड डाउन होती रहेगी। जब आपके पास ये क्रैंक, ये जो पिस्टन है, ये घूमेगा। ठीक है, पिस्टन तो खैर आपके पास ये है, लेकिन जो क्रैंक है इट्स अ पार्ट ऑफ पिस्टन, और क्रैंक मूव करता है, क्रैंक रोटेट करता है, जिसके नतीजे में पिस्टन हिलता है। तो जब क्रैंक रोटेट करेगा तो पिस्टन आपके पास ऊपर की जानिब भी जाएगा। ड्यूरिंग द इनटेक ऑफ द मिक्सचर जो पिस्टन है वो नीचे है। ठीक है। और जैसे ही क्रैंक ने एक टर्न लिया 180 डिग्री का, तो फिर क्या होगा? आपके पास पिस्टन ऊपर की जानिब जाएगा। ठीक है ना? और जैसे ही ऊपर की जानिब जाएगा तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होगा? कंप्रेशन होगी। क्या होगी? कंप्रेशन। दोबारा बता दूं, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? कंप्रेशन। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगी? कंप्रेशन होगी। अच्छा, जब कंप्रेशन होगी, दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस है वो भी हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और आप लगाते हैं यहाँ पे एक स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग आपके पास चिंगारी का काम करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, फौरन से एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, एक चिंगारी प्रोड्यूस होगी, और एक कंबशन का प्रोसेस होगा। और जैसे ही कंबशन का प्रोसेस हुआ, जैसे ही कंबशन का फिनोमेना अकर हुआ, फौरन से एक तेजी से धमाका होगा। अब धमाके में पावर जनरेट होती है, वो पावर आपके पास पिस्टन पे लगेगी अच्छी खासी, और पिस्टन जाएगा नीचे एक पावर लेकर। नहीं, आपको सोचें, जहाँ पे धमाका हुआ तो पावर प्रोड्यूस हुई, वो पावर ट्रांसफर किसके ऊपर हुई? पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन के सर के ऊपर या पिस्टन के कंधों पर वो पावर मौजूद है, वो पिस्टन ट्रांसफर कर देता है आगे। ठीक है, पिस्टन कहाँ ट्रांसफर कर देता है? आगे। वो जा रहा होता है आपके पास गियर्स में। वो पावर कहाँ जा रही होती है? गियर्स में जा रही होती है। और जब वो पावर पहुंचती है गियर्स में तो वो गियर्स मूव करने लगते हैं। और जब गियर्स आपके पास मूव करते हैं तो नतीजे में जो आपके पास एक्सेल है, जहाँ पे व्हील अटके हुए होते हैं, वो हिलने लगते हैं और आपके पास गाड़ी आगे जाती है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। चौथे प्रोसेस में होता है कि कंबशन के दौरान रेसिडुअल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो एग्जॉस्ट वाल्व से यहाँ से रिलीज हो जाती हैं। तो ये आपके पास पेट्रोल इंजन की वर्किंग हो गई। इसके हमने जितने भी पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए जो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डीजल इंजन की। डीजल इंजन का भी तकरीबन काम सेम है, बस में यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास कंप्रेशन होगी वो स्पार्क प्लग के नतीजे में नहीं होगी, बल्कि हमारे पास यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्टर होगा। क्या होगा? फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें भी यहाँ पे यही है कि जो पहला प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि मिक्सचर इंटर होगा, लेकिन मिक्सचर के अंदर सिर्फ मौजूद है एयर। क्या मौजूद है यहाँ पर? एयर मौजूद है। अच्छा, एयर आपके पास इंटर हुई, नजर आ गई आपको? एयर यहाँ पे इंटर होती हुई नजर आ रही होगी तमाम मेरे स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर एयर इंटर हो गई। ठीक है। अच्छा, जो आपके पास एयर है वो इंटर हुई, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर एयर इनटेक लिखा हुआ है। अच्छा अब जब एयर इंटर हुई, एयर इंटर होने के बाद आपके पास वो एयर आपके पास पूरा इसमें घूम रही है, और आपके पास यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर, जिसको बोलते हैं कंपार्टमेंट ऑफ द डीजल इंजन, इस कंपार्टमेंट के अंदर जो आपके पास एयर है वो कंप्रेस होती रहेगी। अब आप बोलेंगे सर कंप्रेस क्यों हो रही है? कंप्रेस इसलिए हो रही है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन। अब पिस्टन जब ऊपर और नीचे मूव करेगा, जब पिस्टन ऊपर और नीचे मूव करेगा, तो नतीजे में जो एयर है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी? कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस और एक्सपेंड। जब कंप्रेशन होती है, जब कंप्रेशन होती है
तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा कंप्रेशन की वजह से, तो यहाँ अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ जाएगा 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक। और जब इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे कहानी पहुंच जाएगी, फौरन से फ्यूल इंजेक्टर अपना पार्ट प्ले करेगा। और फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, स्प्रे करेगा डीजल को। ठीक है। और जैसे ही स्प्रे करेगा डीजल का, या जैसे ही स्प्रे होगा डीजल का, तो फौरन से एक धमाका होगा, वो कहलाता है आपका कंबशन। और नतीजे में पावर प्रोड्यूस होगी। बाकी सारी कहानियां जैसी हैं जो अभी मैंने आपको बताई, पेट्रोल इंजन की तरह। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पेट्रोल इंजन में जैसे आपने पढ़ा कि धमाके से पावर जनरेट होती है, यहाँ पे भी आपके पास कंबशन की वजह से धमाका प्रोड्यूस होगा, एक पावर प्रोड्यूस होगी, और वो जो पावर है वो आपके पास उस पिस्टन पर ट्रांसफर होगी। और जब वो पिस्टन पे ट्रांसफर होगी, तो पिस्टन वो पूरी की पूरी पावर लेकर कहाँ जाएगा, आपके पास एक गियर्स लगे हुए होते हैं, वहां पे गियर्स तक वो पावर पहुंचेगी, और आपके पास क्या होगा, इस तरीके से जो एक्सेल है, जो आपका व्हील है, वो घूमने लगेगा, और गाड़ी या जो आपके पास ट्रक है, या जो एक्सवाईजी जो आपका पेट्रोल जो डीजल इंजन है जिस भी व्हीकल में लगा हुआ है, वो आगे मूव करेगा। सो दिस इज द मेन फंक्शन और द प्रोसेस हाउ इट वर्क्स। ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस भी समझ लिए दोनों में। हमने उसके जो चारों प्रोसेस हैं वो भी हमने देख लिए कि कंबशन कैसे होती है और इनटेक कैसे होता है। और अपनी बात मैं यहाँ पे एंड करूंगा, डीजल इंजन के अंदर हमारे पास एग्जॉस्ट वेल्व भी होता है। अच्छा, एग्जॉस्ट वेल्व वैसे यहाँ लगा हुआ होता है, इस तरफ यहाँ लगा हुआ होता है इंटेक वेल्व। ठीक है ना। अच्छा, हमारा कंसर्न ये नहीं है कि आपके पास कहाँ पे वेल्व लगा हुआ है। हमारा कंसर्न ये है, जो चार प्रोसेस मैंने आपको शुरू में बताए थे वो यहाँ होने चाहिए। ठीक है ना। तो एक वेल्व से एयर एंटर होती है, और दूसरे वेल्व से जो रेसिडुअल गैसेस हैं कंबशन की वजह से, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं, तो वो आपके पास बाहर निकल जाएंगी एग्जॉस्ट वेल्व से। ठीक है ना। तो ये फ्यूल इंजेक्टर, ये लगा हुआ है, ये इस तरफ। ठीक है। चलिए, ये हम लोगों ने ये टॉपिक भी एंड कर लिया। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर, वो है एंट्रोपी। हम बात कर रहे थे एंट्रोपी के ऊपर। ये हमारा टॉपिक है एंट्रोपी का। देखिए, एंट्रोपी आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा है। हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स की डोमेन के अंदर इसको समझते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट और मेजर कॉन्सेप्ट अबाउट द एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम ये समझ सकते हैं द डिसऑर्डरनेस। ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी बताती है कि सिस्टम में डिसऑर्डर कितना है। एक तो बात ये हो गई, लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है। अगर कोई ये वाली बात बोले कि एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम, ये है तो बात सही, लेकिन अधूरी डेफिनेशन है। लेट सपोज, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ। आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें बीच में एक वॉल है। ठीक है, एक दीवार है। आपने उसको पार्टीशन में, मतलब आपने ब्रेक किया हुआ है उस पूरे चैम्बर को, आपने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है। दो कंपार्टमेंट, दो सब कंपार्टमेंट्स में, एक में आपके पास है हॉट बॉडी या हॉट वाटर, और दूसरे में आपके पास है कोल्ड वाटर। ठीक है। हॉट वाटर का टेम्परेचर, ऑब्वियसली हॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हैं, टेम्परेचर आपके पास होगा 100। लेट सपोज कोल्ड वाटर का टेम्परेचर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये है 20 डिग्री सेल्सियस। अब जब आपने वो सेपरेशन प्लेट हटा दी, जब आपने इस सेपरेशन प्लेट को रिमूव कर दिया, जब आपने इसको सेपरेशन प्लेट को रिमूव कर दिया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गए। अब देखें, सिस्टम पहले अलग अलग थे ना, मॉलिक्यूल्स पाफकेट हुए हुए थे। अब एक डिसऑर्डर क्रिएट हो गया जब आपने क्या किया, इस लिड को, इस सेपरेशन प्लेट को आपने हटा दिया, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो गए। अब जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स हो गए, तो ये डिसऑर्डर क्रिएट हो गया। अच्छा, नहीं, एक चीज तो हमने अचीव कर ली, देख रहे हैं हम लोग कि डिसऑर्डर आ गया। अब बताएं, थोड़ी देर बाद आपके पास सिस्टम का एक फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा, मिल जाएगा हमें। ठीक है ना। और सिस्टम का लेट सपोज एक फाइनल टेम्परेचर हो जाता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाता है 55 डिग्री सेल्सियस। ये मैं लेट सपोज कर रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ कि 55 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब अगर मुझसे कोई बोले कि सर वलीद वापसी मुझे वो मॉलिक्यूल सेलेक्ट करके दीजिए हॉट वाटर के,
मुझे वापसी बाफिकेट करके दीजिए मॉलिक्यूल्स कोल्ड वाटर के, तो मैं कैसे करूंगा, वो तो मिक्स हो गए। अब मैं कोई काम नहीं कर सकता इस डिसऑर्डर को सही करने के लिए। सो दैट मीन्स देर इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, देर इज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्क। इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके क्या आता है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। सो एंट्रोपी इज नॉट अबाउट ओनली द डिसऑर्डरनेस, द मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम, बट after the disorderness we don't have any kind of work done to reduce that disorderness, so that is called entropy। अच्छा, एक तो की पॉइंट तो ये हो गया, एक तो बात ये हो गई कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब ये और डिसऑर्डरनेस, ये रैंडमनेस कैसे बढ़ती है, ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। वहां पे जाने से पहले कुछ हम इसके बारे में, इसके कुछ इनिशियल से कुछ बेसिक पैरामीटर्स एंट्रोपी से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अपनी स्टेट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद द एंट्रोपी और विद द चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले सिंबल के ऊपर। एंट्रोपी का जो सिंबल होता है वो आपके पास कहलाता है एस। ठीक है, एस कहलाता है। जिसकी यूनिट होती है वो यूनिट होती है जूल पर केल्विन। अच्छा, इसकी नेचर क्या है एंट्रोपी की? एंट्रोपी बेसिकली आपके पास है स्टेट फंक्शन वेरिएबल। क्या कहलाता है ये? स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन वो तमाम थर्मोडायनेमिकल फंक्शन जो कि सिस्टम में बिल्ट इन होते हैं वो कहलाते हैं स्टेट फंक्शन। दूसरे भी कुछ फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं, लेकिन वो पाथ फंक्शंस आपके पास वो होते हैं जो कि एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करते हैं, मिसाल के तौर पे वर्क डन। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो एंट्रोपी का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारा ये पढ़ना कि एंट्रोपी की नेचर क्या है। सो दैट इज द बिल्ट इन property within a system, so that is why it is called state function variable or state function parameter। Okay, आफ्टर देन दैट हमारे पास अब बात करेंगे कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी का जो सिंबल होगा वो हमारे पास होगा डेल्टा एस। ठीक है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया दुनिया के अंदर जितनी भी सिस्टम्स हैं उसमें रैंडमनेस इंक्रीज होता है। अगर हम यूनिवर्स की बात कर लें तो यूनिवर्स हमारी एक्सपेंड हो रही है फ्रॉम द डे वन। लेट सपोज अगर बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो उस डे से लेकर अब तक हमारे पास यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। तो जब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है तो जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी, जो हमारे पास इनिशियल फेज था हमारी अर्थ का लाइफ का, तो वो उसमें जो हमारे पास एंट्रोपी मौजूद थी वो थी S1। ठीक है, और अब जो हमारे पास एंट्रोपी हो गई वो कितनी हो गई S2। सो दैट मीन्स अगर हम पूरे सिस्टम की बात कर लें तो वो दिन ब दिन डे बाय डे हर सेकंड में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। नाउ व्हाट इज डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू इज द थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ऑलराइट, एंड व्हाट इज टी? टी सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, टी आपका कहलाता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर इट वुड बी T1 प्लस T2 अपॉन टू। ठीक है, अच्छा, अगर लेट सपोज एक सिस्टम है, हम उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मुसलसल इंक्रीज हो रहा है उसका टेम्परेचर। ठीक है, तो उसका जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो तो जो हम हीट एनर्जी देंगे तो वो हीट एनर्जी आपके पास क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम उसके पर्टिकुलर एक मास को, उसके यूनिट मास को हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसका फॉर्मूला तमाम स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, वो होता है एम सी डेल्टा टी। तो ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली हमारे पास दो टेम्परेचर होंगे, एक इनिशियल टेम्परेचर और एक क्या होगा हमारा फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T1 प्लस T2 अपॉन टू। ठीक है, अच्छा अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूँ,
इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, लेकिन मैं हीट तो दे रहा हूँ ना, हीट की तो इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल है। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि कुछ हीट एनर्जी ऐसी भी होती हैं जो कि सिर्फ स्टेट को चेंज करती हैं, लेकिन टेम्परेचर को चेंज नहीं करती। वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? लेटेंट हीटिंग। ठीक है, तो लेटेंट हीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो आप हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला बनाते हैं, जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं, वो आपके पास होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। ठीक है, एल आपके पास कहलाता है लेटेंट हीट कांस्टेंट, ठीक है, एम कहलाता है मास। उस सिचुएशन में अगर मैं एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला बन जाएगा एम इंटू एल। ये मास गिवन होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास सिर्फ एक टेम्परेचर आएगा। अब सवाल ये कि एक टेम्परेचर क्यों आएगा? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, तो सिस्टम में आपको सिर्फ एक ही टेम्परेचर मिलेगा अगर आप सिर्फ हीट एनर्जी दे रहे हैं, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, ये तो आपके पास सारी बातें हम लोगों ने कर ली एंट्रोपी की। एंट्रोपी के हवाले से कुछ और की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर हम थ्रूआउट इस एंटायर यूनिवर्स की बात करें, द एंट्रोपी ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। पूरी दुनिया में जो चेंज इन एंट्रोपी है, मुसलसल क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा, इसके अलावा जो की पॉइंट है, मैं आपको ये कह सकता हूँ, बता सकता हूँ कि अगरचे किसी सिस्टम में हीट दी जा रही है, इफ हीट इज एडेड इनटू द सिस्टम, तो चेंज इन एंट्रोपी का जो साइन कन्वेंशन है वो आप लेते हैं पॉजिटिव। और अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो डेल्टा एस का जो साइन कन्वेंशन है वो आप क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसको देखें, डायग्राम को, तो चेंज इन एंट्रोपी को हम रिलेट कर सकते हैं अपनी स्टेट से। तीन स्टेट्स हैं हमारे पास, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, और एक हमारे पास है गैस। जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम, मतलब जो हमारे शुरू के टॉपिक थे, जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं तो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती। तो जब हम हीट एनर्जी देंगे, तो हीट एनर्जी देने का मतलब क्या है? सिस्टम में हीट इंटर हो रही है, तो चेक करें, जो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू है वो क्या है आपके पास? ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है? इसकी नेचर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और आप ये चेक करें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर रैंडमनेस बढ़ गई, जो उसके मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर बढ़ गया। ठीक है, मजीद आप इसको, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें तो आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी लिक्विड की। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए आप हीट एनर्जी दोगे, और हीट एनर्जी देने का मकसद क्या है कि आपके पास डेल्टा एस जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो अगेन। तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। हाँ, अगर आप गैस से लिक्विड में आ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जो डिसऑर्डर है वो कम हो रहा है, एंट्रोपी खत्म नहीं हो रही है। ख्याल रखिएगा, एंट्रोपी तो है, लेकिन जो डिसऑर्डर है वो आपके पास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब आप गैस से लिक्विड के अंदर आओगे, तो हीट एनर्जी आपने सिस्टम में से निकालनी पड़ेगी। तो जब सिस्टम में से एनर्जी निकालोगे तो फिर डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। जब डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास होगी लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव में। सो दैट इज व्हाई वी टेक डेल्टा एस नेगेटिव व्हेन द स्टेट इज गो फ्रॉम टू द गैस टू द लिक्विड। और यही सिचुएशन लिक्विड से सॉलिड में आते वक्त है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी तमाम स्टूडेंट्स को एंट्रोपी के हवाले से। ठीक है, अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स को एक और बात बता दूं, अगर हम एंट्रोपी वर्सेस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन बनाए, एंट्रोपी वर्सेस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन बनाए, तो इक्वेशन क्या होगी? आपके कोर्स में मौजूद है वो, एंट्रोपी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस आपके पास वो प्रोसेस होता है जो कि सिस्टम दोबारा से अपनी हालत में आ जाता है, लेकिन विदाउट चेंजिंग द सराउंडिंग, विदाउट चेंजिंग द
अनदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मैंने अभी फरमाया था डेल्टा एस की वैल्यू होती है जीरो, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, जीरो होती है। अब ये बात हमने पढ़ी थी कार्नोट साइकिल के अंदर, उसके की पॉइंट देखिएगा, उसमें हमने डिस्कस की भी है। इसके अलावा जो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि सिस्टम दोबारा से अपनी हालत में ना आ सके, बिकॉज आप सराउंडिंग की या उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को आप चेंज कर देते हो, उस वजह से जो आपका प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं रहता, बल्कि वो इरिवर्सिबल बन जाता है। उसमें चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। सो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में, इन दोनों रिलेशंस को आपस में कंबाइन करूं, तो कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्मूला आएगा मेरे पास, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो आफ्टर कंबाइनिंग दीज टू रिलेशंस। आफ्टर कंबाइनिंग these two relations, what I get delta s is greater than and equals to zero। ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये बेसिकली इक्वेशन क्या है, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि हमने क्लास के स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एडवांटेजेस क्या हैं। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमें एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जो कि आपके पास कोर्स कंटेंट का पार्ट है, आपके इंटरमीडिएट की बुक्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि उनको तमाम टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी न्यू चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।